हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जूही सिंह फ्रॉम मिनर्वा पब्लिक स्कूल। हम लोग क्लास 7 का साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे। चैप्टर का नेम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसके कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट एनिमल्स में कैसे होता है, और साथ ही हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस स्टार्ट किया था। मनुष्यों में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था। तो मनुष्यों में 5 प्रोसेसेस में जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये 5 प्रोसेसेस जो है उसका फर्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सेकंड प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है और वो है डाइजेशन, मीन्स पाचन। तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। सेलिवरी ग्लैंड्स secrete saliva in digestive juice which helps in the breakdown of starch into sugar. Food mixed with saliva can be easily swallowed. मतलब कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? माउथ से। जो पाचन की क्रिया है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, मुंह से ही। हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स है जिसमें से कि सैलिवा निकलता है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सैलिवा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लार, है ना, और सैलिवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि। तो सैलिवा जो है एक डाइजेस्टिव जूस है, पचाने वाला रस है। ये क्या करता है? ये जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ के शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर जो है वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है शुगर, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट है और जो शुगर है वो सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तो सैलिवा क्या काम करता है? स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। और साथ ही सैलिवा का और क्या काम है? ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है और स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है, और साथ ही इसके मिक्स होने के कारण जो फूड है वो स्लिमी हो जाता है। स्लिमी होने के कारण ये आसानी से जो फूड पाइप है उससे नीचे जा सकता है स्टमक में। क्योंकि अगर ये स्लिमी नहीं होगा तो क्या ये फूड पाइप से नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो निगलने में आसान हो इसके लिए जो फूड है वो सैलिवा के साथ मिक्स्ड होता है, तभी वो आसानी से निगला जा सकता है। तो ये सैलिवा का काम है। अब पढ़ना है हम लोग को फूड पाइप के बारे में, जिसको कि ओसोफेगस भी हम लोग बोलते हैं। ओसोफेगस फूड पाइप, द swallowed food passes from the mouth to the stomach through a pipe called the food pipe और ओसोफेगस। जो निगला हुआ फूड है वो मुंह से कहाँ जाता है? स्टमक में, पेट में। किसके हेल्प से? किसके द्वारा होते हुए? एक पाइप के द्वारा होते हुए। ठीक है, और उस पाइप को ही हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। अब नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक इज यू शेप्ड। इट सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक है उसका शेप क्या होता है? यू शेप्ड होता है, और ये क्या सिक्रेट करता है? इसमें से म्यूकस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जिसको कि हम लोग HCl बोलते हैं शॉर्ट में, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। सबके अलग अलग काम है। जो भी सिक्रेशन से, जो भी स्टमक से निकल रहा है उसका अलग अलग काम होता है फूड को पचाने में। जैसे कि सबसे पहला म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो म्यूकस है वो स्टमक के अंदर वाला जो सतह है उसको प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि स्टमक में से HCl भी निकल रहा है। HCl क्या है? एक एसिड है। तो एसिड का क्या काम होता है? जलाने का काम होता है। तो अगर ये स्टमक से निकल रहा है तो ये स्टमक को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो उस एसिड के कारण, HCl के कारण स्टमक जो है उसके सेल्स को नुकसान ना हो उसके लिए म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है कि स्टमक के सतह को, अंदर वाला जो सतह है, लाइनिंग है, उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से। अब नेक्स्ट है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड ऑल्सो मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट डाइजेस्टिव जूसेस कैन एक्ट। जो HCl है वो एसिड है, तो ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया को मारेगा, है ना। तो जो फूड में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको HCl क्या करता है? मार देता है स्टमक में ही। और साथ ही ये स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना के रखता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम अगर रहेगा तभी जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो अपना काम कर पाएंगे। अगर एसिडिक मीडियम स्टमक के अंदर नहीं रहेगा
तो डाइजेस्टिव जूसेस कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये स्टमक के अंदर मीडियम को एसिडिक बना के रखता है HCl। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस जो निकलते हैं वो सही से काम कर पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसका क्या काम है? पचाने का काम है। ये किसको ब्रेक डाउन करता है? ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है स्टमक में। कुछ फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड है। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो पूरी तरह से नहीं डाइजेस्ट हुआ है, वो फूड कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो फूड स्टमक से कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड about 7.5 meters long tube. The complete digestion of food is done here. Absorption of digested food also takes place here and the nutrients reach all the parts of the body through blood. स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ही मुड़े हुए ट्यूब के जैसे इसमें रचनाएं होती है। बहुत ही लंबा ट्यूब के जैसा होता है, पाइप के जैसा। और ये कितना लंबा होता है? लगभग 7.5 मीटर। सोचो कितना लंबा होता है। लेकिन फिर भी ये एक छोटे से जगह में रहता है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा, कॉइल्ड होगा, तभी तो कॉइल्ड रहता है। और 7.5 मीटर्स होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड पूरी तरह से पचता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और साथ ही एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। ब्लड उसको कैरी करता है और सारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके हेल्प से पूरा होता है? तो ये लीवर पेनक्रियास के हेल्प से पूरा होता है। जैसे कि लीवर से कुछ जूसेस निकलते हैं, पेनक्रियास से कुछ जूसेस निकलते हैं, और साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ ऐसे जूसेस निकलते हैं जो कि जो फूड है उसको पचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, लीवर, it is the largest gland and largest internal organ of the body. It secretes bile juice. Bile juice is stored in a sac called gallbladder. Bile juices help in digestion of fats. लीवर जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्रंथि है और सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी है। बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी है। इसमें से निकलता है कौन सा जूस? बाइल, है ना, उसको हिंदी में पित्त बोलते हैं। और ये जो बाइल जूस है वो बनता है लीवर में और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। लीवर में एक और ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जिसको कि गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो बाइल जो है वो लीवर में बन के फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। और बाइल जूस का काम क्या है? ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। वसा के डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा? तो बाइल जूस। अब नेक्स्ट है पेनक्रियास। Pancreas secretes some digestive juices. The pancreatic juices acts on proteins, starch and fats and changes them into simpler form. जो pancreas है ये भी ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन है। ये कहाँ पाया जाता है? ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, बैक साइड में, पीठ वाले साइड में पाया जाता है ये, ठीक है। और इसमें से भी कुछ जूसेस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, पचाने वाले रस। तो पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियास से निकलने वाले जूस को हम लोग पैनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं। और ये किसके किसके पाचन में हेल्प करता है? जो प्रोटीन, स्टार्च और फैट, प्रोटीन हो गया उसके पाचन में हेल्प करेगा, स्टार्च के यानी कि कार्बोहाइड्रेट के, और फैट्स के पाचन में हेल्प करता है। ये तीनों के पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। और इनको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। Carbohydrates are broken down into glucose.
जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, ग्लूकोज में। फैट जो है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स, जो स्टार्च हो गया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको तोड़ के ग्लूकोज में कर दिया जाता है सिंपल फॉर्म में। फैट जो है वो उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी कि सिंपल फॉर्म में। वैसे ही प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ही, उसको चेंज कर दिया जाता है एमिनो एसिड्स में। ये तीनों याद रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, फैट किस में चेंज होता है और प्रोटीन किस में चेंज होता है। ये तीनों बहुत ज़रूरी है याद रखना। नेक्स्ट हम लोग थर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे। वहाँ तक डाइजेशन ख़त्म हो गया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का पाचन हो गया। अब थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। अब जो ये पचा हुआ भोजन है वो एब्जॉर्ब होगा। Absorption. The digested food is then absorbed in small intestine. The inner wall of small intestine has a number of finger-like outgrowths called villi. Villi increases the surface area for absorption. The absorbed nutrients are transported to every cell through the blood. The food that remains undigested and unabsorbed enters the large intestine. Absorption कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है, जो पाइप के जैसे जो रचनाएं हैं, उसका जो अंदर वाला भाग है उसमें फिंगर के जैसी रचनाएं होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, फिंगर के जैसे रचनाएं होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं विली, ठीक है। सबको मिला के क्या बोलेंगे, विली। ये क्या करती है कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस जो एरिया है उसको बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा अधिक न्यूट्रिशन होगा, है ना। अगर सीधा लाइन ऐसे रहे, जैसे कि अगर सिर्फ ऐसे रहता ट्यूब तो इसमें एब्जॉर्प्शन कम होता, लेकिन अगर वही ऐसे रहेगा तो इसका एरिया तो बढ़ गया ना, ये पूरा जगह जो है वो बढ़ गया, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए विली का क्या काम है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे कि जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। और एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर कहाँ चले जाते हैं, सेल में, कोशिकाओं में। किसके हेल्प से, ब्लड के हेल्प से। और जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है ना, अनपचा भोजन या फिर अनएब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो फिर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। The large intestine is shorter in length, about 1.5 meter, but wider than small intestine. Its main function is to absorb water from the undigested food material. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है लंबाई में, कितना मीटर होता है, लगभग 1.5 मीटर, लेकिन चौड़ा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है लेकिन पतला होता है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि इसकी चौड़ाई को देखकर इसका नाम रखा गया है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका मेन काम क्या है, ये वाटर को, फूड में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ भेज देता है, फिर एनस में भेज देता है, ठीक है। तो इसका मेन काम है जो फूड है उसको, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बताए थे कि यूज़ करना, उसका इस्तेमाल करना अच्छे से, है ना। जो भी फूड, डाइजेस्टेड फूड जो हम लोग को मिला है बॉडी में, उसको इस्तेमाल करना। तो एसिमिलेशन देखते हैं। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज देन यूज्ड अप इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है वो कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जाके उसका क्या होगा, उसका इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अगर मान लो कि कोई बहुत दिन तक भूखा रहे तो क्या उसके बॉडी में एनर्जी रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिल रहा है, तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगा, फूड मिलेगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से जो फूड है उसका इस्तेमाल होता है। अब लास्ट प्रोसेस है इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको कि अनडाइजेस्टेड, अनपचा भोजन मतलब कि क्या है, वेस्ट है ना, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। The undigested food from the large intestine passes into the rectum and is stored here as semi-solid feces. The fecal matter is passed out through an opening is called the anus. This process is called egestion. अब जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, और रेक्टम में जाके स्टोर होता है किस फॉर्म में, सेमी सॉलिड, है ना ज़्यादा
पानी के जैसा और ना ज़्यादा कठोर, सेमी सॉलिड होता है। और जो फीकल मैटर है वही वेस्ट मटेरियल जो है फिर उसके बाद जाता है एनस में, और एनस में जाने के बाद फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो ये 5 प्रोसेसेस कंप्लीट हो गया। अब इन 5 प्रोसेसेस को इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स का डायग्राम है, जिसमें कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में जो भी पार्ट्स है उसको शो किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहला माउथ से जो फूड है वो एंटर किया। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स से सैलिवा निकला, फूड के साथ मिक्स हुआ और वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ। अब उसके बाद जो सैलिवा के साथ जो मिक्स्ड फूड है वो ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए कहाँ आ रहा है, स्टमक में आ रहा है। स्टमक में फिर डाइजेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है। और स्टमक के बाद फिर कहाँ जाता है फूड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट हुआ फूड, यहाँ से ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में आया, फिर स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पे लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है, इसमें स्टोर होता है। और ये जो गॉल ब्लैडर है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो कहाँ चला आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये है पैनक्रियास, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूसेस कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सब मिल के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों को अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। अब ये जो फूड है जो डाइजेस्ट हो गया वो तो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से होते हुए कहाँ तक है, यहाँ तक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर को ले लिया जाता है। वाटर को लेने के बाद जो सेमी सॉलिड फूड बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट है ना, वो कहाँ जाता है, रेक्टम में। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम, और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं एनस। तो रेक्टम में जाके स्टोर होता है, और जब ज़रूरत होता है तो एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है, ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। अब न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, घास खाने वाले जो जानवर हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। सम एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, शीप एंड डियर bite and swallow large amount of food at a time. Later they relax and bring back the swallowed food from their stomach to mouth and chew it again. This act of chewing is called the chewing the cud और rumination. कुछ ऐसे जानवर हैं जो घास खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, शीप एंड डियर। ये क्या करते हैं कि जब ये घास खाते हैं उस समय ये जल्दी जल्दी घास को काट काट के निगलते जाते हैं, ठीक है, अपने स्टमक में उसको निगलते जाते हैं। और फिर बाद में आराम से बैठते हैं, और उसके बाद अपने स्टमक से, पेट में से फिर फूड को बाहर निकालते हैं, माउथ में लेकर आते हैं, और फिर वो उसको अच्छे से चबा चबा के फिर उसको निगलते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चीविंग द कर्ड, इसको कि हिंदी में जुगाली करना बोला जाता है, या फिर र्यूमिनेशन, है ना, जुगाली करना। The animals who chew the cud are called ruminants. जो जानवर कर्ड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, उसे बोलते हैं ruminants. कर्ड मतलब क्या, कर्ड वो फूड होता है जो कि जानवर जो है वो पहले निगल जाते हैं, ठीक है ना, पहले घास खाते समय जो वो निगलते जाते हैं उसी को कर्ड बोलते हैं। और कर्ड को फिर वापस मुंह में ला के चबाना कहलाता है rumination, और जो जानवर ऐसा करते हैं उनको ruminants बोलते हैं। याद रखना, ये च्यूइंग द कर्ड या फिर rumination और ruminants क्या है। अ स्टमक ऑफ ruminant हैज़ 4 चैम्बर्स। जो ruminants होते हैं उनका स्टमक जो है वो थोड़ा अलग होता है, जिसको कि कंपाउंड स्टमक भी बोला जाता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के स्टमक में कोई चैम्बर नहीं, एक ही है, लेकिन ruminants में 4 चैम्बर्स, 4 भाग होते हैं। र्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम, एबोमेसम, ये 4 चैम्बर्स हैं। और इस टाइप के स्टमक को क्या बोला जाता है, कंपाउंड स्टमक। दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। अब इन चारों चैम्बर्स का काम क्या है ये पढ़ते हैं हम लोग।
ये एक काऊ का फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में इसके स्टमक का फिगर बना हुआ है अंदर में। तो देखो इसके चारों जो चेम्बर्स हैं वो दिखाया गया है। जैसे कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये र्यूमेन है, सबसे बड़ा पार्ट है इसके स्टमक का, सबसे बड़ा स्टमक होता है ये है ओमेसम, ये रेड वाला पार्ट, ये ब्राउन वाला पार्ट रेटिक्यूलम, और ये एबोमेसम येलो वाला। तो फर्स्ट स्टमक होता है र्यूमेन, सेकंड होता है रेटिक्यूलम, थर्ड होता है ओमेसम और फोर्थ होता है एबोमेसम। ठीक है, तो इसका काम क्या है? और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो दिख रहा है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता है कि जब ये काऊ जो है जब ग्रास खाती है तो ये ओसोफेगस, ये पाइप कौन सा है? ओसोफेगस से होते हुए सीधे जाता है र्यूमेन में। इसी कारण इसका कलर ग्रीन करके रखा है, ताकि याद रहे कि ग्रीन मीन्स ग्रास भी ग्रीन होते हैं, और ये इसका स्टमक भी ग्रीन किया हुआ है, ताकि याद रहे कि सबसे पहले कहाँ जाता है? र्यूमेन में जाता है। जो ग्रास है वो जाएगा र्यूमेन में, और र्यूमेन से फिर र्यूमेन में क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन जानवरों के स्टमक में, जो कि सेल्यूलोज को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है कि प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है, जिसको कि पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। सेल्यूलोज का पाचन इतना आसानी से नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं। लेकिन जो र्यूमिनेंट्स है वो पचा लेते हैं, वो डायरेक्टली घास खाते हैं, फिर भी वो उस चीज़ को पचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्टमक में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उस सेल्यूलोज के पाचन में हेल्प करते हैं, सेल्यूलोज को पचाते हैं। ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे र्यूमेन में ये होता है, सबसे पहले फूड आया र्यूमेन में, उसके बाद र्यूमेन से जाता है रेटिक्यूलम में। ये जो रेटिक्यूलम है ये ब्राउन वाला पार्ट र्यूमेन से कहाँ जाएगा? रेटिक्यूलम में। तो ये जब घास खा लिए तो पहले गया र्यूमेन में, फिर आराम से ये बैठते हैं। तो उस समय ये क्या करते हैं? फूड को र्यूमेन से फिर लेकर आते हैं रेटिक्यूलम में, सेकंड वाले चैम्बर में। उसके बाद रेटिक्यूलम से आता है इनके माउथ में। ठीक है, ये दो चैम्बर्स में नहीं जाता है। र्यूमेन से आता है कहाँ? रेटिक्यूलम में, और रेटिक्यूलम से आता है इनके माउथ में। फिर माउथ में ये चबा चबा के फिर अच्छे से उसको च्यू करते हैं, फिर उस फूड को कहाँ भेजते हैं? डायरेक्ट ओमेसम में। फिर र्यूमेन और रेटिकुलम में नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ओमेसम में। ओमेसम के बाद जाता है ये एबोमेसम में। ठीक है, एबोमेसम में जाने के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से ये पच जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ये एनएस के थ्रू फिर बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड को पचाने का ये प्रोसेस है इनके स्टमक में। अब इसी चीज़ को इस पाथवे के द्वारा शो किया गया है। ये अगर याद रहेगा तो ये प्रोसेस पूरा याद रहेगा। पाथवे ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स, मतलब कि जो फूड है वो किस किस स्टमक से होते हुए जाता है, वो पूरा पाथवे दिया हुआ है। ग्रास फ्रॉम ओसोफेगस टू र्यूमेन, जो घास है वो मुंह से होते हुए ओसोफेगस में जाएगा, यानी कि फूड पाइप में, और फूड पाइप से फिर कहाँ जाता है? र्यूमेन में डायरेक्ट जाता है, फर्स्ट चैम्बर में। उसके बाद फ्रॉम र्यूमेन टू रेटिक्यूलम, और जब जो गाय है वो बैठती है और फूड को मुंह में लाने का कोशिश करती है, तो उस समय र्यूमेन में जो फूड पहले से इकट्ठा है वो फूड र्यूमेन से कहाँ जाता है? रेटिक्यूलम में, सेकंड चैम्बर में। ठीक है, फ्रॉम रेटिक्यूलम टू माउथ, और रेटिक्यूलम से फिर कहाँ जाएगा? माउथ में, मुंह में जाएगा, फिर वहाँ पे वो चबाते हैं फूड को। फ्रॉम माउथ टू ओमेसम, और फिर चबाने के बाद माउथ से डायरेक्ट कहाँ जाता है? ओमेसम में। ठीक है, फ्रॉम ओमेसम टू एबोमेसम, फिर ओमेसम से कहाँ जाएगा? एबोमेसम में। फ्रॉम एबोमेसम टू स्मॉल इंटेस्टाइन, एबोमेसम से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू एनस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एनस में, और फिर एनस से कहाँ? बॉडी के बाहर। फ्रॉम एनस टू आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के फिर बाहर चला जाता है। तो ये होता है न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। और इसी तरह इनके भी बॉडी में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता है, और अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब इसको समझ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करो।